हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाई एस स्टडी पॉइंट में। आज हम 23 ऑफ सितंबर की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण रंजन। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में प्रवीण रंजन जी को सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सीआईएसएफ की बात हुई तो सीआईएसएफ के बारे में जान लेते हैं। सीआईएसएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और मोटो है इसका प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो बात अपॉइंटमेंट्स की हुई तो देख लेते हैं, बाकी के अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। एसएसबी के डायरेक्टर जनरल कौन है? संजय सिंघल हैं। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? दलजीत सिंह चौधरी जी हैं। सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल थे राजविंदर सिंह भट्टी, यानी कि 30 सितंबर तक हैं, 30 सितंबर तक। इसके बाद में प्रवीण रंजन जी कार्यभार संभालेंगे। एनएसजी के डायरेक्टर जनरल हैं बी श्रीनिवासन। एसपीजी के डायरेक्टर जनरल हैं आलोक शर्मा। एनसीसी के डायरेक्टर जनरल हैं गुरवीर पाल सिंह। आईसीजी के डायरेक्टर जनरल हैं परमेश शिवमणि। एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल हैं पीयूष आनंद। आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं सोनाली मिश्रा और ये पहली महिला हैं जो कि आरपीएफ की डायरेक्टर जनरल बनी हो, तो ये याद रखना। होमगार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है? एसबी के सिंह। असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल कौन है? विकास लखेरा। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल कौन है? अनुराग गर्ग। एयर चीफ मार्शल हमारे कौन है? अमरप्रीत सिंह हैं। नेवल चीफ अपने कौन हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। आर्मी चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2023 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अंडरलाइन क्या करने वाली चीज़ है? 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात की जा रही है। मोहनलाल, अल्लू अर्जुन, धर्मेंद्र या राजेश खन्ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनलाल। तो हाल ही में मोहनलाल को 2023 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है, ये दादा साहब फाल्के अवार्ड बॉलीवुड मतलब फिल्म जगत में सबसे सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है। अब अवार्ड्स की बात हुई है तो और बाकी के अवार्ड्स देख लेते हैं जो हाल ही में दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अर्जेंटीना। 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार ये किसको मिला? तो ये सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबू लैला को मिला। संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2024-2025 ब्रेंड्रा रेनॉल्ड्स को मिला जो कि कनाडा की हैं, और कैनेडी ओडेडे को मिला जो कि केन्या की हैं। सुहानी शाह, इनको बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार मिला। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये नितिन गडकरी को मिला। खाद्य एवं शांति के लिए एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार के लिए पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो प्रोफेसर एडमोला एडेनले बने हैं। ये कहाँ के हैं? नाइजीरिया के। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो इक्वेटर प्राइज़ 2025 है वो किसको दिया गया है? तो बीबी फातिमा को दिया गया है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एक कर्नाटक में बेस्ड है। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 ये किसको मिला है? तो प्रेमचंद पोखराबम को मिला है जो कि मणिपुर के एक मूर्तिकार हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 ये कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है। 34वें सरस्वती सम्मान 2024 के लिए साधु भद्रेश दास को मिला है। ये संस्कृत के विद्वान हैं। इनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इश्यू
आइडेंटिटी कार्ड्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। तमिलनाडु महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला पहला भारत का राज्य बन गया है। इसके फ़ायदे क्या होंगे, यानी कि जो स्वयं सहायता समूह सदस्यों को एक पहचान पत्र जारी किया गया, इसके फ़ायदे क्या होंगे? इस पहचान पत्र जारी किया गया उसका फ़ायदा क्या होगा? अपना सामान ले जाने के लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए सरकारी बसों में 100 किलोमीटर की यात्रा की निःशुल्क छूट होगी। तो 100 किलोमीटर्स तक की अगर ये यात्रा करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इसके साथ ही राज्य में मुख्यमंत्री मेडिकल स्टोर राज्य में मुख्यमंत्री मेडिकल स्टोर या जो भी सरकारी दुकानें हैं वहाँ बेचे जाने वाले उत्पादों पर विशेष छूट मिलेगी। तो इन सभी लाभों का उद्देश्य है महिला उद्यमियों के लिए लागत कम करना और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। एक नोट करने वाला पॉइंट ये है कि तमिलनाडु 1989 में देश का पहला राज्य बना था जिसने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरुआत की थी और अब पहचान पत्र जारी करने वाला भी पहला राज्य बन गया है। अब बात तमिलनाडु की देख लेते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल आप सबको पता है चेन्नई है। सीएम यहाँ के M.K. स्टालिन है और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने लिखी है, उसका नाम है उंगलिल और वन। तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो कौन है? R.N. रवि हैं, RNTN याद रखोगे ऐसे। मीनाक्षी मंदिर यहाँ का फेमस है जो कि मदुरई में है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तट है उसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं और केरल के तट को हम मालाबार तट कहते हैं। यहाँ पर लोकसभा सीट जो है वो 39 है और राज्यसभा सीटें 18 हैं और विधानसभा सीटें 234 हैं। अब किन बातों से चेन्नई यानी कि तमिलनाडु न्यूज़ में रहा उनको देख लेते हैं। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ये तमिलनाडु की चेन्नई में किया गया। पीएम मोदी ने तूतीकोरिन एयरपोर्ट और तमिलनाडु से वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव शुरू किया। हॉकी इंडिया ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में अपनी 15वीं कांग्रेस बैठक का आयोजन किया। वियतनाम की ईवी निर्माता विनफास्ट भारत में अपना पहला संयंत्र कहाँ शुरू करेगी? तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में शुरू करेगी। मुख्यमंत्री थायु मनवर योजना राज्य में 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के घर तक राशन पहुंचाया जाना इसका उद्देश्य है। वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक प्रारंभ करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो तमिलनाडु बन गया है। तो पहला राज्य कौन सा था? केरल था, फिर दूसरा कर्नाटक और तीसरा अब तमिलनाडु बन गया है। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए दूसरी मरीन एलिड फोर्स स्थापित की है। तमिलनाडु का पहला शहर जिसने सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स लॉन्च किया वो कौन सा है? तो ये चेन्नई है। तो इन कुछ बातों से तमिलनाडु न्यूज़ में रहा था जो हमने देख लिया। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? Who is the third Indian bowler to become the world's number 1 bowler in T20 इंटरनेशनल्स? हर्षदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह या वरुण चक्रवर्ती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वरुण चक्रवर्ती इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं वरुण चक्रवर्ती T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में पहला स्थान पाने वाले तीसरे भारतीय हैं। इससे पहले कौन कौन रह चुके हैं पहले स्थान प्राप्त करने वाले? तो पहले थे जसप्रीत बुमराह, दूसरे थे रवि बिश्नोई। वहीं T20 इंटरनेशनल में नंबर 1 ऑलराउंडर कौन है? तो हार्दिक पांड्या है। नंबर 1 बल्लेबाज कौन है? अभिषेक शर्मा है। और टीम रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम नंबर 1 पर है। दबदबा है इंडिया टीम का। हाल ही में छात्र नवाचार के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? Who has topped the Inspire मानक अवार्ड 2025 फॉर स्टूडेंट इनोवेशन? बेंगलुरु, मुजफ्फरपुर, बागलकोट या जयपुर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर। तो बिहार के मुजफ्फरपुर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है छात्र नवाचार के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड में। और देख लेते हैं इसके बारे में विस्तार से। इंस्पायर मानक अवार्ड इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? स्कूली छात्रों के बीच रचनात्मक और नवीन सोच की संस्कृति को बढ़ावा देना। ये कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए है।
जिनकी उम्र 10 से 17 वर्ष है। अभी 2025 के लिए शीर्ष पर जो रहा है वो है मुजफ्फरपुर, बिहार का मुजफ्फरपुर। तो एक मायने में हम कह सकते हैं मुजफ्फरपुर क्रिएटिव आइडिया देने में देश का नंबर 1 जिला बना है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है बिहार भी थोड़ी बहुत तरक्की कर रहा है। मुजफ्फरपुर के देश भर में बच्चों में क्रिएटिव आइडिया देने में सबसे आगे हैं। दूसरे नंबर पर बेंगलुरु, तीसरे नंबर पर बागलकोट जो कर्नाटका का है, चौथे नंबर पर जयपुर जो कि राजस्थान का है, पाँचवें नंबर पर लखनऊ और छठवें नंबर पर वैशाली। तो इसमें चयनित छात्रों को अपने विचार को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। जैसे किसी का क्रिएटिव माइंड है और किसी ने कुछ प्लान किया और उसको इन्हांस करने के लिए 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया है? द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ अनवेल्ड इट्स फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन विच एनर्जी? जीवाश्म ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा या भूतापी ऊर्जा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भूतापी ऊर्जा, यानी कि जियोथर्मल एनर्जी। तो हाल ही में भूतापी ऊर्जा को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पहली राष्ट्रीय नीति अनावरण की है जियोथर्मल एनर्जी के लिए। इसके बारे में और जान लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? जियोथर्मल एनर्जी को बढ़ाना और 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन है उसको अचीव करना। जियोथर्मल एनर्जी है क्या? तो जियोथर्मल एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो नेचुरल रिसोर्स से आती है और जिसको हम बार बार जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, टाइडल, जियोथर्मल और बायोमास, यानी कि ऐसी एनर्जी जो ख़त्म नहीं हो सकती, जो हमारे पास भरपूर मात्रा में और जिसको हम दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। जब हम अर्थ के अंदर की हीट को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसी को हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। कई जगह पर नीचे गर्म पानी होता है जिसे हम हॉट स्प्रिंग कहते हैं, तो उस गर्म पानी का इस्तेमाल करके हम एनर्जी बनाएं, इलेक्ट्रिसिटी बनाएं, तो उसी चीज़ को हम जियोथर्मल एनर्जी कह रहे हैं। इस स्टीम और टरबाइन चलाने के लिए यूज किया जाता है और जब ये टरबाइन चलते हैं तो इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये एक साइट स्पेसिफिक रिन्यूएबल सोर्स है, खासकर रिमोट और इंटीरियर एरियाज में यूजफुल होता है। नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी 2025 के मेन प्रोविजंस क्या हैं? तो इसके तहत जियोथर्मल सेक्टर के पायलट प्रोजेक्ट्स में फंडिंग दी जाएगी, स्टार्टअप्स और प्रोजेक्ट्स को इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की जाएगी और टैक्स एग्जम्पशंस दिए जाएंगे। टैक्स एग्जम्पशन मतलब टैक्स में रियायत दी जाएगी, टैक्स छूट दी जाएगी। जियोथर्मल एनर्जी में अलग से 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा, यानी कि कोई भी बाहर से प्राइवेट इंडिविजुअल 100% यानी कि FDI कर सकता है, यानी कि निवेश कर सकता है। हर स्टेट गवर्नमेंट को जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स को जल्दी से परमिट देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाया जाएगा। और देखते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरे देश में 381 हॉट स्प्रिंग्स को मार्क दिया है जहां पर जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं। इंडिया और जियोथर्मल पोटेंशियल 10.6 गीगावाट है जो कि एक्सप्लोरेशन से बढ़ सकता है। लद्दाख के पूर्वी हिस्से में स्थित पुगा घाटी में भारत की पहली भूतापी ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। इसमें ONGC 1 मेगावाट, जिसमें जो ONGC है वो 1 मेगावाट का प्लांट लगाएगा। हमारा नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट कब का है? 2070 का है। हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन वीड आउट किसने चलाया है? राजस्व खुफिया निदेशालय, भारतीय सेना, CBI या भारतीय तटरक्षक बल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्व खुफिया निदेशालय, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI। तो इसने हाल ही में क्या किया है, देखिए यहाँ पर गौर कीजिए। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस सीजेस 72 किलो ऑफ हाइड्रोपोनिक वीड वर्थ 72 करोड़ इन पैन इंडिया ऑपरेशन वीड आउट। तो हाइड्रोपोनिक वीड यानी कि हाइड्रोपोनिक गांजा, इसको क्या किया है? सीज किया है। हाइड्रोपोनिक मतलब जो कि बिना मिट्टी के उगाई जाती है कोई सी भी फसल, उसको हम हाइड्रोपोनिक कहते हैं। तो हाइड्रोपोनिक वीड को सीज किया है।
अब ऑपरेशंस की बात हुई तो देख लेते हैं, बाकी के ऑपरेशंस देख लेते हैं जो कि न्यूज़ में रहे हैं। तो न्यूज़ में रहने वाला सबसे पहला ऑपरेशन था ऑपरेशन चक्र 5। सीबीआई ने इसके तहत साइबर धोखाधड़ी में म्यूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, इसका उद्देश्य पाकिस्तान द्वारा इलीगल लाए जा रहे सामान को रोकना है। ऑपरेशन मैडमैक्स, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस ऑपरेशन के तहत 4 महाद्वीपों में हो रहे ड्रग तस्करी गिरोह को ध्वस्त किया है। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड में शुरू हुआ, इसके तहत फर्जी संतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। ऑपरेशन महादेव, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास हमारी सेना ने एक आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया जिसमें 3 आतंकी मारे गए। ऑपरेशन शिव शक्ति घुसपैठ विरोधी मिशन है जो कि जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में चालू किया गया। ऑपरेशन सहयोग जो है ये भारतीय वायुसेना और असम राइफल्स ने शुरू किया मणिपुर में भूस्खलन से प्रभावित गांव की सहायता के लिए। ऑपरेशन अलर्ट, ये बीएसएफ ने राजस्थान में भारत और पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया है। ऑपरेशन फाल्कन, असम पुलिस और असम वन विभाग ने गैंडों के अवैध शिकार नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ये अवैध वन्यजीव व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में परमाणु ऊर्जा के तहत अटलांटिक साझेदारी की घोषणा किसने की? हु हैज अनाउंस्ड द अटलांटिक पार्टनरशिप ऑन न्यूक्लियर एनर्जी? ब्रिटेन, यूएसए, बोथ और नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। तो ब्रिटेन और यूएसए ने दोनों ने मिलकर अटलांटिक साझेदारी की घोषणा की है। इसके तहत क्या होगा, अभी ब्रिटेन और अमेरिका ने एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी के लिए अटलांटिक साझेदारी स्वीकार की है, जिसका उद्देश्य एडवांस रिएक्टरों की स्थापना में तेजी लाना और रूस पर परमाणु ईंधन की निर्भरता को कम करना है। भारत का पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो बिहार में स्थापित किया जाएगा। और देख लेते हैं, परमाणु मिशन के तहत भारत ने 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो 100 गीगावाट। भारत सरकार परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहाँ स्थापित करेगा? तो आंध्र प्रदेश में करेगा। रूस ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी परम लॉन्च की है। तो रूस ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी परम लॉन्च की है। तो ये परम ये नाम याद रखना। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर MR श्रीनिवासन का निधन हो गया। इनको 2015 में पद्म विभूषण मिला था। भारत के परमाणु यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर मिशन SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो बिहार के नवादा जिले में होगा, नवादा जिले की भी रिचौली में। संयंत्र की जो क्षमता है वो है 2000 मेगावाट। नासा 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाएगी। तो ये कुछ परमाणु से संबंधित, परमाणु ऊर्जा से, परमाणु मिशन से संबंधित कुछ जानकारी थी जो हमने देख ली। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुल 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सबसे ज़्यादा रशिया के पास है, दूसरे नंबर पर USA के पास और 6वें नंबर पर इंडिया के पास। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। इसी के साथ हम आज का करंट अफेयर्स का वीडियो का सेशन ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।